नमस्कार दोस्तों। तो घटनाचक्र दृष्टि के वार्षिकी करंट अफेयर को हम देख रहे थे। ये वीडियो विधिक परिदृश्य से संबंधित जितने भी करंट अफेयर है उस पर आधारित है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सारी विधिक घटनाओं का इसमें विश्लेषण है। तो देख लेते हैं, 8-9 न्यूज है, इसको अच्छे से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण रहेगा वहाँ पर रुक के क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और जो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा जल्दी जल्दी उसको रीड कर देंगे सिर्फ। सबसे पहला है पेटेंट संशोधन नियम 2021। न्यूज क्या है? केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 यानी कि 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2021 से लागू है। तो इस पैरा में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार को पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार है और ये अधिकार उसको पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 से मिलती है। नेक्स्ट स्मरणीय तथ्य है, क्या है? नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षिक संस्थाओं हेतु पेटेंट फीस की में 80% तक की कटौती कर दी गई है। तो कोई भी शैक्षिक संस्था हो, सरकारी या निजी, जो भी पेटेंट करवाएंगे उनके फीस जितने थे उसका 80% अब कम कर दिया गया है। इसके सब पॉइंट्स कुछ हैं। इसका उद्देश्य नवाचार और नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों को ही उपलब्ध थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब निजी शैक्षिक संस्थानों को भी अब ये उपलब्ध होगा पेटेंट कराने का अधिकार और 80% फीस कम कर दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट, किसी शैक्षिक संस्थान से आशय केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य नियमों द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है। इसमें केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला समय 2015 के औसतन 72 महीनों से घटकर वर्तमान में 12 से 30 महीने हो गए हैं। तो पहले लगता था 72 महीने, अब 12 से 30 महीने में ही हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है। अच्छा, मतलब ये प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर भी निर्भर करता है किस प्रकार की प्रौद्योगिकी है। पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय, जिसमें अब तक कुछ वर्ष लगते थे, भी पहले से घटकर 48 महीने हो गया है। जो अंतिम निपटान होता है उसमें भी कमी आई है। लास्ट पॉइंट, पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय वर्ष 2021 के अंत तक कम होकर औसतन 24 से 30 महीने हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये समाप्त हुआ। इसमें 2 फैक्ट थे महत्वपूर्ण। 80% फीस कम कर दिया गया है और दूसरा ये कि सब पहले सिर्फ सरकारी मान्यता प्राप्त ही पेटेंट करवा पाते थे शैक्षणिक संस्थान, अब सरकारी हो या निजी शैक्षणिक संस्थान हो सब पेटेंट करवा पाएंगे और 80% फीस में कमी के साथ करवा पाएंगे। नेक्स्ट है ड्रोन नियम 2021 से संबंधित। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रोन से संबंधित काफ़ी खबरें आई थी, तो ये महत्वपूर्ण है। मानव रहित विमान प्रणाली यानी कि UAS, फुल फॉर्म है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। 25 अगस्त 2021 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2020 से 21 को अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की गई थी, जिसे स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि इसके तहत अधिक कागजी कार्रवाई के साथ साथ ड्रोन की प्रत्येक उड़ान हेतु कई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त मुक्त उड़ान हरित जोन यानी कि फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन्स की उपलब्धता भी बहुत कम थी। प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में प्रकाशित UAS यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम नियम 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर नई उदार ड्रोन नियमावली 2021 को लागू करने की निर्णय लिया गया है। तो बस ये सिर्फ न्यूज जैसा है, कुछ फैक्ट नहीं है इसमें। अच्छा, स्मरणीय तथ्य भी है फैक्ट इसका मतलब। नेक्स्ट, नए उदार ड्रोन नियम 2021 के तहत अनेक अनुमोदन प्राप्त कर दिए गए हैं, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र और छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि। तो ये सब सारे इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 एवं 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या को घटा करके 4 कर दी गई है। तो शुल्क लगेंगे 4 प्रकार के और प्रपत्र की संख्या 25 से घटा करके अब मात्र 5 कर दिया गया है। नेक्स्ट है शुल्क की मात्रा
को घटाकर नाम मात्र स्तर पर किया गया है, जिनका ड्रोन के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे अगर पूछे कि जो शुल्क है वो ड्रोन के आकार के आधार पर होगा, नहीं, उसका कोई संबंध नहीं उससे। उदाहरण के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क जो बड़े ड्रोन हेतु 3000 रुपये था, उसे सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है और यह 10 वर्षों तक वैध रहेगा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि रिमोट पायलट लाइसेंस का शुल्क कितना है, तो 100 रुपये है और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए वैध रहेगा। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा, अधिकांश अनुमतियां स्वजनित होगी, मतलब खुद से ही हो जाएगा ऑनलाइन तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, हरित जोन यानी कि ग्रीन जोन में 400 फीट यानी 120 मीटर तक और हवाई अड्डे के परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट यानी कि 60 मीटर तक की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन जोन, नए जो ड्रोन नियम है 2021 का, ग्रीन जोन कितने फीट तक तय किया गया है, तो 400 फीट यानी कि 120 मीटर, ठीक है। मीटर या फीट में कैसे पूछ सकता है, तो फीट में 400 और मीटर में 120, ठीक है। हवाई अड्डे के जहाँ पर परिधि है तो उससे 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट ही रहेगा, यानी कि 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई तक ड्रोन को उड़ाने की हेतु अनुमति दे दी गई है। अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब कि अपने पहले से ये ही अनुमति रहेगा, अनुमति उतना तक, उसके आगे करना है तो अनुमति लेना होगा। नेक्स्ट, हवाई अड्डे की परिधि से पीले क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, माइक्रो ड्रोन यानी गैर व्यापारिक इस्तेमाल हेतु एवं नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो कौन से, सारे ड्रोन के लिए आवश्यकता है लाइसेंस की? नहीं। एक माइक्रो ड्रोन जो होगा या फिर नैनो ड्रोन होगा तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT द्वारा नियमित किया जाएगा। मतलब जो आयात किए जाएंगे ड्रोन से संबंधित पार्ट्स, उसको कौन रेगुलेट करेगा? DGFT। नेक्स्ट है, नियम के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। तो नए नियमों में ड्रोन टैक्सी को भी शामिल कर दिया गया है और जो ड्रोन का कवरेज होगा वो 300 ग्राम से बढ़ा करके 500 किलोग्राम कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। तो अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है ड्रोन से संबंधित तो 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा मिनिमम। नेक्स्ट है, भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन हेतु उद्योग को 6 माह का समय भी दिया जाएगा। व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद यानी कि DPC की भी स्थापना की जाएगी। तो ये मेंस में भी काम आ सकता है, ये वाला पॉइंट और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 क्या है भाई? संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो लिखा हुआ है 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान रखिएगा विधेयक है यहाँ पर, 2021 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और बाद में इस विधेयक को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के हमें इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। 105वां संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है ये इस पर फोकस करना है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। मतलब कि अगर जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उसकी पहचान अब केंद्र सरकार नहीं, अब राज्य सरकार को इसकी शक्ति मिल गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 105वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, यह संशोधन 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 102वें संविधान संशोधन के यानी कि 102nd संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या बाहर करने की राज्यों की शक्ति को समाप्त हो गई थी। तो इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से यह था कि शक्ति समाप्त हो गई थी राज्य की, कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा इसके लिए।
तो इसलिए ये संशोधन किया गया है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है। तो 102 यानी 102nd संविधान संशोधन जो हुआ है अधिनियम उसके तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नेक्स्ट क्या है वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। हालांकि नवीनतम संशोधनों के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों हेतु ही सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। यह केंद्रीय सूची यानी सेंट्रल लिस्ट होगी जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फंसा सकता है, ऐसे हो सकता है कि बोल दे कि सिर्फ और सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही अब ये पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करेंगे जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड होंगे। नहीं, केंद्र सरकार भी कर सकती है, राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में जो विषय है उसके लिए, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कर सकते हैं, राज्य भी और केंद्र सरकार भी। अब नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित है। तो क्या है, राष्ट्रीय होम्योपैथ आयोग संशोधन विधेयक 2021 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 अगस्त को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। कोई इसमें खास न्यूज बनने की संभावना मुझे कम लग रही है। स्मरणीय तथ्य क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन यानी कि 5 जुलाई 2021 तक होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों के दायित्व को सुरक्षित बनाना है। नेक्स्ट क्या है, यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करता है। 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020 आया है ये किसका स्थान लिया है। तो होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2020 के अधिनियम में होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन किस तिथि को हुआ है। तो 5 जुलाई 2021 को हुआ है। नेक्स्ट, 2021 का अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिशासी बोर्ड यानी 1973 के अधिनियम के तहत द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और यह लागू भी रहेगा। तो ये खत्म हो गया, उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसको देखते हैं, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 क्या है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 2 अगस्त 2021 को लोकसभा में और 21 अगस्त 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 18 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। कोई खास न्यूज नहीं, स्मरणीय तथ्य देखते हैं। यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा। तो ये जो नया वाला अधिनियम बना है ये किसका स्थान लेगा। तो ये स्थान लेने जा रहा है 1972 का जो अधिनियम था उसका स्थान ले लेगा सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। नेक्स्ट क्या है, नवीनतम संशोधन के तहत 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है। 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग्स की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था और नया अधिनियम इस प्रावधान को हटाता है। तो पहले 1972 का जो नियम था ये बोलता था कि अगर इस तरह का जो इंश्योरेंस कंपनी उसमें 51% होना चाहिए केंद्र सरकार का, लेकिन अब ये नियम हट गया है। देखिए क्या हो गया, तो कितना परसेंट रहेगा। नया अधिनियम बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में 2 नई दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है।
जो कि अग्नि समुद्र विविध बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशंस और एन्युटी सर्टेन को सामान्य बीमा व्यवसाय में भी शामिल करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सामान्य बीमा व्यवसाय में और कौन कौन शामिल हो गया, तो अब ये सब का नाम लिया जाएगा। नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों यानी नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस में निदेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है। और अधिनियम बीमाकर्ता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से सरकार के पावर को कम किया गया है और निजी क्षेत्रों में अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2021। तो क्या लिखा हुआ है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा और 9 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया। 13 अगस्त को राष्ट्रपति को सहमति मिल गई, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें, यह अधिनियम संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 की अनुसूची भाग 18 को संशोधित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को भी प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत सूची में 18 समुदाय हैं। अभी 18 समुदाय हैं, लेकिन अभी इसमें क्या परिवर्तन है, यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित समुदाय के लोगों को प्रदान किए जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा। अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर जनजाति को हटाता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जो चिन्हित थे अनुसूचित जनजाति के रूप में अबोर जनजाति, उनको हटाया गया है एक तरीके से। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है इस अबोर जनजाति से संबंधित, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट, अब मूल सूची क्या थी और प्रस्तावित सूची क्या है। अबोर जो सूची से हटाई गई है, खाम्पती ये ताई खाम्पती के नाम से अब जानी जाएगी, मिसमी, ईदू और तारोन ये मिसमी कामन जो मिजू मिसमी है, और ईदू यानी जो मिसमी के नाम से, और तारोन जो दिगारू मिसमी जनजाति के नाम से अब जाने जाएंगे। जो मोम्बा मूल सूची में जो लिखा हुआ था, मोम्बा जो दर्ज था, यह मोम्पा, मेम्बा, सतरंग और साजोलांग या मीजी इन सब नामों से भी जाने जाएंगे। कोई नागा जनजाति अगर है तो नोक्टे, तांगसा, त्युत्सा और बाचो, ये सब सारे नागा जनजाति हैं, वहाँ सूचित होंगे अब अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, मतलब कुल मिलाकर के अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये लाया गया था संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2021। नेक्स्ट जो है इसमें निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन अधिनियम 2021 क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021। 4 अगस्त को ही राज्यसभा में गया और 9 अगस्त को लोकसभा में, 13 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। तो इसमें क्या खास, अब खास स्मरणीय तथ्य में देखते हैं। यह अधिनियम डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में संशोधन करेगा। 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं की उनके अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है। मेराटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। DICGC अधिनियम 1961 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिन के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने दिनों में अपनी जमा राशि से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है, तो 90 दिन के अंदर, और कितने रुपए, तो 5 लाख रुपए। तो यही इसमें इतना पढ़ने पर एक फैक्ट मिला है। नेक्स्ट, गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया था, जो कि वर्ष 1993 से अपरिवर्तित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो बीमा कवर कितना है, 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट है कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021। तो टैक्स से संबंधित है, क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। 6 अगस्त को लोकसभा में गया, 9 अगस्त को राज्यसभा में और 13 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 और वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन किया गया है। क्या है, वर्ष 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से
अर्जित आय पर पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया हो तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी। ऐसा है। नवीन संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता यानी टैक्स सर्टेनिटी लाना है। यह साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने पर आयकर से जुड़ी लंबित कार्रवाई को वापस ले लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये अच्छा माहौल, कर से संबंधित अच्छा माहौल बनाने के लिए किया गया है। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 से संबंधित क्या बातें हैं? भारत सरकार द्वारा अनुपयोगी अधिकरणों की समाप्ति एवं समरूप अधिकरणों का विलय करने हेतु वर्ष 2015 से प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्सादन यानी समाप्ति कर दिया था। उसी कड़ी में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 यानी द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लाया गया है। अब स्मरणीय तथ्य क्या है जिससे क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं उसको देखते हैं। स्मरणीय तथ्य है अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2021 को और राज्यसभा में 9 अगस्त को पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति को सहमति 13 अगस्त को मिल गई वो राष्ट्रपति द्वारा। तो ये खास बात है। नेक्स्ट देखते हैं। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि अधिकरण क्या होते हैं? कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। अधिनियम 2021 में विभिन्न अपीलीय अधिकरणों यथा फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड और वनस्पति प्रजाति अपीलीय अधिकरण तथा अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। तो अधिनियम 2021 में खोज सह चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है। तो अब ये देखिए खास पॉइंट हो गया इसमें कौन से किसका प्रावधान है? खोज सह चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी। तो ये एक खास चीज़ है। क्या बनाया गया? एक तरीके से खोज सह चयन समिति ये बनाई गई है नए नियम के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट और है इसमें कुछ। इस समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हेतु पृथक खोज सह चयन समितियाँ होगी और अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा। इनमें से जो भी पहले हो वो हो जाएगा। तो क्योंकि 65 वर्ष में तो शायद रिटायर्ड होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस मतलब जस्टिस या चीफ जस्टिस, तो इसीलिए 70 वर्ष या 4 वर्ष जो भी होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 क्या है भाई? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग गठन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश लाया गया। यह अधिनियम अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसीलिए यह अध्यादेश को समाप्त करके अधिनियम बनाया गया है। अब स्मरणीय तथ्य क्या है इससे जुड़ा हुआ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 4 अगस्त को लोकसभा में, 5 अगस्त को राज्यसभा में और फिर 12 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति। क्या दे रहा है बार बार एक ही चीज़। नेक्स्ट क्या है? यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो इसके तहत इस अधिनियम के तहत आयोग का गठन किया जाएगा जो दरअसल वायु प्रदूषण संबंधित चीज़ों को देखेगा। नेक्स्ट क्या है? निकटवर्ती क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर क्षेत्र शामिल है। इस अधिनियम के माध्यम से 1988 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है। तो इस अधिनियम के तहत किस चीज़ को भंग किया गया है? तो एक संस्था था, एक प्राधिकरण था दरअसल, अथॉरिटी पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण अभियान, ये प्राधिकरण। तो ये कौन से नियम के तहत समाप्त किया गया इसको? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये कैद वाला 5 वर्ष तक का और 1 करोड़ के जुर्माने तक की बात याद रखनी है।
इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इससे किसान वंचित रहेंगे। यद्यपि आयोग पराली जलने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजे के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल सकती है। तो मुआवजा जरूर वसूलेगी, बस वही है कि फाइन 1 करोड़ रुपया नहीं लगेगा, 5 वर्ष तक की जो ये कैद है ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। तो लास्ट जो रिसॉर्ट है सुनने का वो हरित एनजीटी होगा। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। नियम 2021 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें, इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल प्रयोग यानी सिंगल यूज वाली जो प्लास्टिक होंगी उनके वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2022 को पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ा करके 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी जाएगी। मतलब 2 चरण में बढ़ाया जाएगा, 50 से पहले 75 माइक्रोन बनाया जाएगा और फिर 2022 के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2022 तक 120 माइक्रोन तक कर दिया जाएगा, ताकि इसके पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके, क्योंकि थोड़ा मोटा रहेगा तो उसका पुनर्उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021। क्या है इसमें, भारतीय विमानपत्तन बस वही है इसमें कि 4 अगस्त को राज्यसभा में और इतने अगस्त को लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति की सहमति। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है, अधिनियम भारतीय विमानपत्तन अधिनियम विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। ठीक है, क्या संशोधन करता है, अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो एक स्थापना होगा एक संस्था का, मतलब अथॉरिटी का, जिसका नाम होगा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण AERA। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन यानी मेजर एयरपोर्ट के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था, जिनका वार्षिक यात्रिक ट्रैफिक न्यूनतम 35 लाख हो। अब क्या है, साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया। मतलब टैरिफ निर्धारण कौन करेगा, यही संस्था जो नया बनाया गया है, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, जिसको AERA कह रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट समाप्त हो गया। नेक्स्ट न्यूज है, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 यानी द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को 3 अगस्त को लोकसभा में, 5 अगस्त को राज्यसभा में और 11 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति। स्मरणीय तथ्य क्या है उसे देख लेते हैं। यह अधिनियम जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता और शालीनता या नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी, छटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है। तो इस जो अगर एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आएगा वहाँ पर हड़ताल, तालाबंदी, छटनी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतिबंध 6 माह तक लागू रहेंगे। मतलब एक बार में अगर प्रतिबंध लग गया तो 6 महीने तक लागू रहेगा एवं 6 माह के लिए और भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो प्रतिबंध का यदि कुल मिलाकर कितना हो गया, 1 साल तक, 6 महीने 2 बार बढ़ाया जा सकता है। तो प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद उसके पहले शुरू की गई हड़ताल या तालाबंदी अवैध होगी। अगर पहले भी हुआ है हड़ताल या तालाबंदी तो वो भी अवैध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। फिर अधिनियम के तहत गैर कानूनी तालाबंदी या छटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वाले को पर 1 वर्ष तक की कैद की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने, उकसाने या जारी रखने ऐसे उद्देश्यों हेतु धन मुहैया करने वाले लोगों को 2 वर्ष तक की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है,
इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है फिर, इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। अगर ऐसा उल्लंघन होता है तो उसमें जमानत भी नहीं मिलेगा। यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल किया जा सके। ये न्यूज़ था। नेक्स्ट क्या है, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021। छोटा सा न्यूज़ है, देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के क्षेत्र को राहत प्रदान करने एवं उन्हें नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु फैक्टरिंग विनियमन विधेयक को संसद के द्वारा 29 जुलाई 2021 को मंजूरी दे दी गई और 7 अगस्त को राष्ट्रपति ने भी इस पर सहमति दे दी है। स्मरणीय तथ्य क्या है इस विधेयक के बारे में, फैक्टरिंग कानून में संशोधन यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकता है कि ये एमएसएमई सेक्टर के लिए जो फैक्टरिंग अधिनियम आया है, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम आया है, वो किस समिति के सुझाव पर आधारित है या सिफारिश पर आधारित है। तो यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों पर आधारित है फैक्टरिंग कानून जो अभी आया है। क्या है, उक्त अधिनियम फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करता है ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। अधिनियम 2021 के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। नेक्स्ट क्या है, फैक्टरिंग अधिनियम 2021 जो प्राप्तव्य होंगे यानी जो रिसीवेबल्स होंगे और समानुदेशन यानी असाइनमेंट या फिर फैक्टरिंग व्यवसाय की परिभाषा में बदलाव करता है। जो पहले परिभाषा था बदल गई है। आरबीआई के साथ पंजीकृत बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है, यानी कि सारे फैक्टरिंग कंपनी को मतलब जो भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं आरबीआई के साथ उन्हें पंजीकृत करना ही होगा। 2011 के अधिनियम के अनुसार अगर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी को फैक्टरिंग बिजनेस करना होता था तो उसकी फैक्टरिंग व्यवसाय में लगी वित्तीय संपत्ति और फैक्टरिंग व्यवसाय से आय दोनों 50% से अधिक होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्या है, नए अधिनियम में उपयुक्त सीमा को समाप्त कर दिया गया है और यह अधिनियम वित्तीयन के दायरे को बढ़ाता है और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति देता है। तो अब जो है नियम के अनुसार जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होंगी उनको भी फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट है शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021। क्या है, देश में कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव एमएसएमई इकाइयों पर पड़ा। एमएसएमई उद्यमियों पर बढ़ते कर्ज, उनकी इकाइयों के बंद होने से उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। उपर्युक्त को संज्ञान में लेकर मार्च 2021 में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष एमएस साहू, तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक फैक्ट बन सकता है कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो एमएस साहू हैं। और सब मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी संहिता यानी आईबीसी 2016 की मूल संरचना को के अंदर एक प्री पैकेज ढांचे की सिफारिश की थी। आगे क्या है, स्मरणीय तथ्य से संबंधित है। तो देश में कारोबारी व्यवसाय को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 28 जुलाई को लोकसभा में और 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 11 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये लगभग सब में आ रहा है कि किसने क्या स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम 4 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अधिनियम शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधित अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक दिवाला क्या अधिनियम होगा शायद, दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, जिसे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। तो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की सिफारिश किसने की थी, तो ये जो अध्यक्ष थे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के एमएस साहू, इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी इन्होंने ही ये सिफारिश की थी कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर 1 लाख रुपए तक का डिफॉल्ट है तभी ये आवेदन हो सकता है। लास्ट पॉइंट, केंद्र सरकार न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर सकती है। तो फिलहाल तो अभी 1 लाख है, लेकिन बाद में 1 करोड़ तक भी किया जा सकता है न्यूनतम सीमा।
नेक्स्ट है नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। तो नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 30 जुलाई 2021 को राज्यसभा द्वारा और 4 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है, यानी इसके पहले भी इसका अधिनियम था और वो था नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979, लेकिन अब 2021 में फिर से संशोधन किया गया है। अधिनियम 2021 को नारियल विकास बोर्ड के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से संरचना में संशोधित किया गया है। तो जब कोई पुराना नियम है और नया बना है तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ उस पर फोकस करना चाहिए। तो स्मरणीय तथ्य क्या है? अधिनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के विपणन में सुधार के उपायों की सिफारिश भी करता है, मतलब कर सकता है। नेक्स्ट, अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्तीयन सुविधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। तो पहले ये था कि जहां ज़्यादा नारियल उत्पादन हो रहा है बड़े मात्रा में वहाँ था, लेकिन अब क्या है, जो भी नारियल उत्पादित राज्य हैं सब जगह वित्तीयन सुविधा प्रदान की जाएगी, ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, अधिनियम 2021 द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करता था उस पद को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर कार्यकारी यानी नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। तो जो पद था एग्जीक्यूटिव का वो अब नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया है नारियल बोर्ड में। नेक्स्ट, अधिनियम 2021 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद गठित किया गया है। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होते थे और अधिनियम 2021 के अनुसार चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। तो देखिए ये मेन फैक्ट है इसमें अगर कहीं कुछ है तो, कि अब नारियल बोर्ड में नए प्रतिनिधि के तौर पर किसे शामिल करने की बात कही गई है, तो आंध्र प्रदेश को शामिल करने की बात की गई है, जबकि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पहले से ही शामिल थे। नेक्स्ट, नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के नारियल उत्पादक के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश, बल्कि गुजरात के भी जो नारियल उत्पादक प्रतिनिधि होंगे वो भी शामिल होंगे। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक पहले से था, आंध्र प्रदेश और ये क्या बोलते हैं गुजरात, ये दोनों के प्रतिनिधि भी अब शामिल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नया हो गया, खत्म हो गया, वहाँ पर वही मेन बात था, आंध्र प्रदेश और गुजरात याद रखना है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 क्या है इसमें खास? किशोर न्याय अधिनियम भारत के संविधान के अनुसरण में निर्मित है, जो बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985 यानी जो बीजिंग नियम है, बीजिंग में एक समझौता हुआ था, हेग अभिसमय 1993 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के हस्ताक्षर के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को भी पूर्ण करता है। तो देखिए इसमें कई फैक्ट हैं। इसका मतलब चाइल्ड जस्टिस से संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं या जो अभिसमय हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। स्मरणीय तथ्य क्या है वैसे इस नियम में? तो किशोर न्याय और बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 लोकसभा में 24 मार्च को और राज्यसभा में 28 जुलाई को, 7 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं। यह अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संशोधन करता है। ये संशोधन वर्ष 2018 से 19 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। तो ये जो संशोधन किया गया है किसकी मतलब कौन से रिपोर्ट के आधार पर? तो 18-19 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसी के आधार पर ये सुधार हुए हैं। किशोर न्याय यानी बच्चों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार सिविल अदालत द्वारा दत्तक ग्रहण के आदेश देने के बाद बच्चे के दत्तक ग्रहण पूरा हो जाता था, लेकिन अधिनियम 2021 के तहत अदालत की जगह अब जिला मजिस्ट्रेट यानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित दत्तक ग्रहण के आदेश जारी करेंगे। तो अब पहले क्या था? पहले सिविल अदालत द्वारा ये काम होता था, लेकिन अब जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित दत्तक ग्रहण आदेश जारी करेंगे। नेक्स्ट क्या है? 2015 के अधिनियम के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराध शामिल हैं जिनके लिए 3 से 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। और अब जो अधिनियम 21 में आया उसमें क्या हुआ? माध्यम के मतलब अधिनियम 2021 के माध्यम से गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जिनके लिए 7 वर्ष से अधिक की कैद की अधिकतम सजा का प्रावधान है और न्यूनतम सजा या तो निर्धारित नहीं है या 7 वर्ष से कम है। तो ये खास बात है। 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गया। एक तो मिल गया कि ये मजिस्ट्रेट
जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे, साथ ही साथ जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, तो ये दोनों दत्तक ग्रहण आदेश जारी करेंगे। और अभी जो नियम बनाया गया है कि पहले 3 से 7 साल वाले जो कैद का प्रावधान था, अभी 7 साल से अधिक और न्यूनतम 7 साल से कम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो नौ संचालन हेतु समुद्री सहायता अधिनियम 2021 से संबंधित है। इसमें 2-3 फैक्ट है जो महत्वपूर्ण है, इसको जल्दी देख लेते हैं। जैसे सुरक्षित नौ संचालन हेतु भारत में प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 द्वारा प्रशासित है, लेकिन अब ये 1927 काम नहीं करेगा क्योंकि इसका स्थान ले लेगा नौ संचालन हेतु समुद्री सहायता अधिनियम 2021। ठीक है। अच्छा, प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट हाउस और प्रकाश पोत का मतलब लाइट शिप्स, अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ। जिसके अधिनियम के समय तत्कालीन जो 1927 में अधिनियम बना था, उस समय ब्रिटिश भारत में कुल 32 प्रकाश स्तंभ था, यानी लाइट हाउस 32 था। उसमें 6 क्षेत्रों में था। एक अदन, दूसरा कराची था शायद, हाँ कराची, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और रंगून में विस्तारित थे। लेकिन आज़ादी के बाद 17 प्रकाश स्तंभ भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आए कुल मिलाकर के। वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहत 195 प्रकाश स्तंभ हैं भारत में। ठीक है। भारत समुद्री जीवों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय विषय 1974 का हस्ताक्षर करता है और नौवहन के लिए समुद्री सहायता और प्रकाश स्तंभ प्राधिकरणों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य भी है। स्मरणीय तथ्य क्या है उसे देख लेते हैं। नौचालन हेतु समुद्री सहायता विधेयक 2021 यानी कि द मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 को 22 अगस्त को लोकसभा में, 27 जुलाई को राज्यसभा में और 31 जुलाई को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। नेक्स्ट ये है कि इस अधिनियम ने लगभग 9 दशक पुराने प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 का स्थान लिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो 2021 में अधिनियम आया है वो किसका स्थान लिया, तो 1927 का स्थान लिया है जो ब्रिटिश कालीन था। नेक्स्ट, यह अधिनियम क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सहित समग्र भारत पर लागू होगा। अधिनियम में महानिदेशक, उप महानिदेशक और जिला निदेशक की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है और ये सीमांकन कौन करेगा, केंद्र सरकार कर सकती है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार कमेटी की नियुक्ति कर सकती है। तो मतलब कि एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो केंद्र सरकार बनाएगी और केंद्र सरकार नौ संचालन सहायता और बेसल ट्रैफिक सेवाओं के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। मतलब राज्य इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। केंद्र सरकार अपने नियंत्रण वाली किसी नौ संचालन सहायता को विरासत प्रकाश स्तंभ के तौर पर नामित कर सकती है। तो केंद्र सरकार के पास ये भी अधिकार होगा कि क्योंकि जो बहुत पुराने हैं नौचालन सहायता ये वाले जो केंद्र हैं, तो इसे विरासत प्रकाश स्तंभ के रूप में, हेरिटेज लाइट हाउस के रूप में नामित भी कर सकती है केंद्र सरकार। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम 2021। क्या है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 को राज्यसभा में 16 मार्च को और 26 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राष्ट्रपति की सहमति। इसमें कोई खास नहीं, स्मरणीयता तो देख लेते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान कुंडली हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन से संस्थान को दर्जा दिया गया है? एक है ये क्या बोलते हैं, कुंडली का राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान हरियाणा वाला और जो तमिलनाडु के तंजावुर वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। अधिनियम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान करता है जो कि संस्थान का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। बोर्ड में 16 सदस्य शामिल होंगे। अधिनियम सीनेट की व्यवस्था करता है जो संस्थान की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी। यह शिक्षा एवं परीक्षा के मानदंडों के रखरखाव पर नियंत्रण रखेगी। मतलब कि सीनेट का यह अधिकार होगा कि शिक्षा कैसे दी जाएगी और परीक्षा कैसे ली जाएगी। नेक्स्ट है अधिनियम 13 सदस्यों वाली एक परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है जो विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय एवं संवाद स्थापित करेगी। तो 13 सदस्यों वाली जो परिषद बनेगी वो समन्वय और संवाद के लिए बनेगी विभिन्न संस्थानों के मध्य। और 16 सदस्य वाले जो एक बोर्ड बनेंगे वो क्या होंगे? मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। लास्ट पॉइंट है, अधिनियम यह भी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक संस्थान में एक कोष होना चाहिए जो संस्थानों के खर्चों को पूर्ण करेगा। तो यही है, कुछ खास नहीं है। देखिए सेकंड लास्ट है, ये महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। उच्चतम 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान रद्द हो गए हैं। क्या है भाई? स्मरणीय तथ्य, रद्द करने का निर्णय 3 न्यायाधीशों की पीठ जिसमें न्यायाधीश R.F. नरीमन
KM जोसेफ और BR गवई शामिल थे, जिन्होंने 2:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। यह अधिनियम सरकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है और इसे संसद द्वारा दिसंबर 2011 में पारित किया गया था और यह 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स 2021। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, ये 48वें CJI हैं शायद भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द्वारा गुजरात हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ यह नियम जारी हुआ है। स्मरणीय तथ्य क्या है? इसके साथ यह हाई कोर्ट अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि देश का पहला वैसा हाई कोर्ट कौन है जो अपने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी किया है? तो गुजरात हाई कोर्ट है। लास्ट पॉइंट, गुजरात हाई कोर्ट ने प्रायोगिक तौर पर 26 अक्टूबर 2020 से यूट्यूब पर मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। तो ये भी खास था। बस ये समाप्त हुआ विधिक वाला। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो और भी जल्दी अपलोड हो जाएगा।